अप्रैल 2026 में यूएई ने पाकिस्तान को $3 बिलियन की लोन देने से मना कर दिया। उसी महीने में यूएई ने ओपेक ग्रुप को भी हमेशा के लिए गुड बाय टाटा कह दिया। अब यूएई गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में से निकलने की बात कर रहा है। क्यों? लेट्स फाइंड आउट। मैं हूं प्रशांत मावानी और पिछले एक दशक से आई हैव बीन एजुकेटिंग एस्पिरेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। नाउ डियर फ्रेंड्स, वी ऑल नो व्हाट्स गोइंग ऑन विथ दिस ईरान कॉन्फ्लिक्ट, isn't it? कॉन्फ्लिक्ट से पहले क्या आप ये जानते हैं कि ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, मैं आज जब गल्फ कंट्री कहूँ तो प्रिडोमिनेंटली मैं बात कर रहा हूँ जीसीसी के देशों के बारे में, और इसमें भी खास करके यूएई, सऊदी अरेबिया, कतार, ओमान, ये सारे देश जो हैं वो यूएसए को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि आप ईरान पर अटैक मत कीजिएगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वाज थिंकिंग अबाउट अटैकिंग ईरान। अब यहाँ पर इन देशों की बात आई है तो लेट मी क्विकली टेक यू थ्रू द मैप ऑफ दिस रीजन, राइट? वैसे इस मैप को हमने इससे पहले भी देखा है, बट एनीवेज क्विकली देख लेते हैं। तो एज यू कैन सी हियर, दिस इज ईरान, यहाँ पर कैस्पियन सी है, एंड माइंड यू यहाँ पर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जो देश हैं, वो दिखा रहा हूँ। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी अभी तैयारी आपने शुरुआत की है, तो आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके चीज़ों को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लीजिएगा, ठीक है? मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको इस क्षेत्र के बारे में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। से यू कैन सी हियर मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पर आप इज़राइल को देख सकते हैं, राइट? अभी इज़राइल और यूएसए का युद्ध चल रहा है ईरान के साथ, ओके? यहाँ पर इराक है। फिर दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप इस देश को भी बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए, राइट? ये है सूडान, राइट? और सूडान और सऊदी अरेबिया के बीच में पड़ता है ये रेड सी, एज यू कैन सी हियर, राइट? दिस इज रेड सी, एंड यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है बाब अल मंदेब। दिस इज द प्लेस, राइट? ये गल्फ ऑफ एडन है, यहाँ पर रेड सी है। तो जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ कनेक्ट करती है, वैसे ही ये बाब अल मंदेब जो है ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नहर है। आने वाले भविष्य में आई एम थिंकिंग टू मेक अ वीडियो ऑन बाब अल मंदेब एज वेल, राइट? अब यहाँ पर एक और देश में चाहता हूँ आप देख लीजिए, एंड दैट इज दिस कंट्री। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आज के डिस्कशन के साथ जुड़े हुए ये दो देश हैं, सूडान एंड यमन। नाउ कमिंग बैक टू दिस कंट्रीज हियर, राइट? तो यहाँ पर आप जीसीसी के देशों को चलिए देख लेते हैं। तो यू कैन सी सऊदी अरेबिया, टोटल 6 देश हैं, मैं यहाँ पर मार्क करते जा रहा हूँ। तो सऊदी है, यहाँ पर आप कुवैत देख सकते हैं, तो कुवैत इज़ नंबर 2 लेट्स से। फिर छोटा सा देश है बहरीन, नंबर 3। फिर कतार को नंबर 4 दे देते हैं। देन यू कैन ऑफ कोर्स सी हियर यूएई एंड ओमान, ये 6th कंट्री हो गया इस जीसीसी का, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का। अब ये जो देश हैं, खास करके सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार, ये देश यूएसए को क्यों मना कर रहे थे कि आप इन पर अटैक मत कीजिए, ईरान पर अटैक मत कीजिए? क्योंकि उनको पता था कि अगर यूएसए ईरान पर अटैक करेगा तो जो गल्फ के अलग-अलग बड़े-बड़े शहर हैं, जैसे कि दुबई हो गया, फुजैरा हो गया, एक्सेट्रा, तो इन पर तेहरान यानी कि ईरान जो है वो अटैक करेगा ही करेगा, राइट? और यूएसए के जो मिलिट्री बेसेस हैं इन सारे देशों में, तो यहाँ पर भी बहुत सारे अटैक्स करेगा, और इनकी बात जो है वो सच भी साबित हुई। इसी के साथ-साथ सालों से ये गल्फ देश जो हैं, ये ईरान के साथ रिलेशंस को स्टेबलाइज़ करने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप इस क्षेत्र के इतिहास में जाएँगे, देन यू विल फाइंड के ये कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं यहाँ पर। ऊपर-ऊपर से आपको लगेगा कि ये शिया और सुन्नी मुस्लिमों के देश हैं, राइट? ईरान जो है ये एक शिया कंट्री है, तो बाकी के ये सारे देश जो हैं, ये सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। तो ऊपर-ऊपर से ये लगता है कि इट्स ऑल अबाउट रिलीजन, लेकिन ऐसा नहीं है, राइट? इस पूरे क्षेत्र में कौन डोमिनेट करेगा, कौन ज़्यादा बिज़नेस करेगा, कौन स सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल होगा, तो ये सारी चीज़ों को लेकर भी राइवलरी इन देशों के बीच में चल रही थी। बट फाइनली समय जैसे आगे बढ़ा, तो उनको भी रियलाइज़ हुआ कि झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, इट इज़ बेटर कि हम एक-दूसरे के साथ पीस और कोऑपरेशन से जिएँ। तो कोशिश चल रही थी कि ईरान के साथ रिलेशंस जो हैं वो नॉर्मल हो जाए, लेकिन वी नो कि यूएसए और इज़राइल ने
ईरान पर अटैक करना स्टार्ट किया, युद्ध की शुरुआत हो गई और ईरान ने भी धड़ाधड़ इन जगहों पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। हज़ारों मिसाइल्स और ड्रोन्स ईरान ने लॉन्च किए और कुछ शहरों में, ख़ास करके अगर आप दुबई और यूएई के दूसरे शहरों की बात करें तो रेसिडेंशियल टावर्स, होटल्स, पोर्ट्स, कमर्शियल एयरपोर्ट्स, इन सारी जगहों पर भी अटैक्स जो हैं वो लॉन्च किए। यूएई का ये कहना है कि हमें सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया है। यूएई का लगभग आंकड़ा ऐसा है कि 3000 से ज़्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स जो हैं वो ईरान ने यूएई पर लॉन्च किए हैं। इनमें से बहुत सारी मिसाइल्स जो हैं उनको इंटरसेप्ट भी किया गया है, नो डाउट। और यूएई का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑयल पोर्ट है फुजैरा, तो फुजैरा पर अटैक किया गया। यहाँ पर मिसाइल्स जो है वो लॉन्च की गई और अभी जो सीज़ फायर चल रहा है ना, सीज़ फायर के बाद भी फुजैरा जो है उस पर कुछ मिसाइल्स ईरान ने लॉन्च की हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएई को ही टारगेट किया है। यूएई के साथ-साथ सऊदी अरेबिया पर भी अटैक हुए थे। कतार का एक बहुत ही फ़ेमस ये जो एलएनजी का प्लांट है, रैस लफ़ान एलएनजी फैसिलिटी, आपने इसके बारे में सुना होगा। दिस इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलएनजी फैसिलिटी और यहाँ पर जो अटैक किया है ईरान ने, तो इसकी वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान भी हुआ है और ये जो एलएनजी फैसिलिटी है, इसको फिर से रिस्टोर करने में बहुत सारे साल लग जाएँगे। तो बहुत बड़ा डैमेज जो है वो इन देशों का भी हुआ है। तो ये कुछ ऐसे रीज़न्स थे जिसकी वजह से ये सारे देश जो हैं वो यूएसए और ख़ास करके यूएसए, नॉट इज़राइल, लेकिन यूएसए को कह रहे थे कि भई आप इन पर अटैक मत कीजिएगा। लेकिन फिर उसके बाद ईरान जो है वो काफ़ी एग्रेसिवली अब बिहेव करने लगा। ऑफ़ कोर्स उन पर अटैक हुआ है तो वो एग्रेसिवली बिहेव करेगा ही। इट विल यूज़ एवरीथिंग दैट इट कैन टू डिफेंड इटसेल्फ। तो एनर्जी चोक होल्ड कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान ने ब्लॉक कर दिया और इसकी वजह से ये सारे जो देश हैं, गल्फ कंट्रीज़ प्रेडोमिनेंटली, तो इनका जो ऑयल का प्रोडक्शन है, इनको कर्ब करना पड़ा। कर्ब का मतलब होता है थोड़ा कम करना पड़ा। अब आई डोंट वांट टू गो इंटू टू मच डिटेल्स ऑफ दिस थिंग, लेकिन ऑयल प्रोडक्शन कोई पानी के पंप की तरह नहीं है कि आपने ऑन किया, ऑफ किया। आपके जो ऑयल वेल हैं, उसमें से अगर तेल निकल रहा है, तो यू वोंट बी एबल टू स्टॉप इट लाइक दैट। अगर आपको उसको बंद करना है तो भी एक प्रोसेस है। फिर अगर आप उसको फिर से स्टार्ट करेंगे तो भी एक बहुत ही लंबी और बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो प्रोडक्शन जब कम होता है दैट मीन्स आप कम चीज़ें बेच पाएँगे और कम चीज़ें बेच पाएँगे का मतलब है कि आपका रेवेन्यू जो है, आपके पैसे जो हैं, आपकी इनकम जो है, उस पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होगी। तो ईरान ने भी अपना कार्ड जो है वो यूज़ किया। तो ये सारे प्रॉब्लम्स के बीच में हुआ ऐसा कि यूएई जो है, उसने एक मीटिंग के दौरान, ख़ास करके यूएई के जो प्रेज़िडेंट हैं, मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाह्यान, जिनको एमबीज़ी भी कहा जाता है। इनका एक पेट नेम है या फिर एक शॉर्ट नेम है एमबीज़ी। तो एमबीज़ी जो हैं, उन्होंने गल्फ़ देशों के साथ एक टेलीफ़ोनिक कन्वर्सेशन में ये कहा कि चलिए एक काम करते हैं, हम सब देश मिलकर ईरान पर अटैक करते हैं, हम भी इस युद्ध में शामिल हो जाते हैं। तो एमबीएस यानी कि मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया के, उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट आवर वॉर, ये युद्ध हमारा युद्ध नहीं है। बेसिकली सऊदी अरेबिया ने यूएई के इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया। देखिए, जब सऊदी अरेबिया के अलग-अलग लोकेशंस पर तेहरान ने अटैक किया, स्ट्राइक्स की, तो उस समय पर सऊदी अरेबिया ने भी कुछ ऐसे रिस्पॉन्ड में स्ट्राइक्स की थी, लेकिन फिर तुरंत ही सऊदी अरेबिया समझ गया कि अगर हम इसमें कूद जाएँगे तो ये चीज़ जो है उसका कभी अंत नहीं आएगा, हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो फिर सऊदी अरेबिया ने डिप्लोमेसी का रास्ता चुना। सेम थिंग गोज़ विद कतार एज़ वेल। कतार की ये जो हमने बात की ना कि एक बहुत बड़ी एलएनजी की फैसिलिटी है, तो यहाँ पर जब अटैक हुआ तो उस समय पर कतार वाज़ आल्सो नॉट हैप्पी, वाज़ वेरी डिसअपॉइंटेड। कतार वाज़ थिंकिंग कि भई अब हम भी युद्ध में उतर जाते हैं, लेकिन फिर वहाँ के जो लीडर हैं तामीम बिन हमाद अल थानी साहब, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, द बेस्ट वे टू सॉर्ट आउट दिस थिंग इज़ वाया डी-एस्केलेशन एंड डिप्लोमेसी। फिर बहरीन, कुवैत जो हैं, तो वो तो पहले से ही युद्ध को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, राइट? वो तो इन सारी चीज़ों में, ख़ास करके अटैक करना और ये सारी चीज़ों में, दे आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। और रही बात ओमान की,
तो ओमान का ऐसा है कि ओमान के ईरान के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। अब यूएई के जो लीडर हैं एमबीजी, उन्होंने ये जो गल्फ के देश हैं, ये जो जीसीसी के दूसरे मेंबर्स हैं, उनको 1981 का जीसीसी का एकॉर्ड याद दिलाया। जीसीसी का जन्म ही इसलिए हुआ था क्योंकि 1979 में ईरान में क्रांति हुई, इरानियन रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं। तो ये इरानियन रेवोल्यूशन के बाद ये देशों को अपनी सिक्योरिटी को लेकर चिंता होने लगी। तो फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि चलिए एक ग्रुप बनाते हैं। ये ग्रुप जो है वो ख़ास करके हमारी तरफ आने वाली जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उनको हम मिलकर काउंटर करेंगे। तो 1981 में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का जन्म हुआ। उसके बाद उन्होंने ये फ्री ट्रेड मार्केट और पॉलिटिकल रिलेशंस एंड इकोनॉमिकल रिलेशंस, ये सारी चीज़ें जो है वो तो हैं ही इन सारे देशों के बीच में। लेकिन जन्म हुआ उसके पीछे मेन रीज़न था दिस सिक्योरिटी थ्रेट्स फ्रॉम इरानियन रेवोल्यूशन। तो यूएई को ये चीज़ें याद दिलानी पड़ी कि भाई हमने इस ग्रुप को बनाया है क्यों? हमने अपने आप को बचाने के लिए इस ग्रुप को बनाया है और आज हम पर इतने सारे अटैक्स हो रहे हैं, आप पर कम हो रहे हैं। यूएई का कहना ये है कि हमें ही सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। आपके कंपैरिज़न में अगर आप यूएई को देखेंगे तो हम पर कितने सारे अटैक्स हुए हैं, राइट? तो इस प्रकार के क्लैशेस जो हैं वो देखने को मिले विदिन जीसीसी नेशंस एंड यूएई इज नॉट हैप्पी विथ द वे थिंग्स आर गोइंग ऑन। इसी के साथ आई टोल्ड यू के मार्च महीने में, मार्च 2026 में जब सऊदी अरेबिया ने ईरान पर कुछ अटैक्स किए, उसके बाद उसने बंद कर दिया। तो फिर डिप्लोमेसी के लिए सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को एनकरेज किया। पाकिस्तान को कहा कि आप मीडिएट करें बिटवीन यूएसए एंड ईरान। पाकिस्तान ने कोशिश की बट वी नो के सक्सेस जो है वो पाकिस्तान को नहीं मिला है। अभी एक और टॉपिक जिस पर मैंने विस्तार से चर्चा की है, चाइना वाला जो टॉपिक है, चाइना और यूएसए की जो समिट हुई, तो उसमें भी इसका मैंने मेंशन किया था कि पाकिस्तान जो है क्यों इसको उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस या फिर मीडिएशन में इतना सक्सेस क्यों नहीं मिला। एक छोटा सा पॉइंट भी मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। तो सऊदी अरेबिया ने जब पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व किया मीडिएशन में, तो यूएई वाज नॉट हैप्पी विद दिस थिंग, क्योंकि यूएई को एक बार भी सऊदी अरेबिया ने कंसल्ट नहीं किया, यूएई को पूछे बिना, उनके उनके साथ किसी भी प्रकार की डिस्कशन के बिना पाकिस्तान को इसमें ऐड कर दिया। एंड दिस इज समथिंग दैट यूएई इज नॉट हैप्पी एट ऑल। इनफैक्ट वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया एंड दिस इज द मेन रीज़न कि यूएई जो है वो पहले पाकिस्तान को $3 बिलियन की लोन देने वाला था, लेकिन इस मूव की वजह से फिर यूएई ने साफ मना कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी पेनी एट ऑल। फिर सऊदी अरेबिया ने यूएई को ये $3 बिलियन की जो असिस्टेंस है वो देने से मीन्स तैयार हो गया कि डोंट वरी, यूएई नहीं दे रहा है तो आप चिंता मत कीजिए, हम आपको पैसा दे देंगे, लेकिन अभी आपको जो हमने कहा है ये मीडिएशन का काम वो आप स्टार्ट कर दीजिए। एक और चीज़ जो यहाँ पर व्हेन आई से यहाँ पर आई मीन टू से गल्फ देश, गल्फ क्षेत्र में देखने को मिल रही, दैट इज कि अब यूएई और सऊदी अरेबिया जो हैं वो एक दूसरे के इकोनॉमिकल राइवल बन गए हैं। ओपनली एक राइवलरी हमें देखने को मिल रही है। कुछ ऐसे पॉइंट्स मेरे पास हैं, मीन्स अगर उन पॉइंट्स में मैं जाऊंगा तो ये डिस्कशन कभी खत्म नहीं होगी। देयर इज सो मेनी थिंग्स देयर आर टू टॉक अबाउट। डू यू नो के जो यूएई इज वेरी फेमस, राइट, खास करके दुबई जो है, तो फिल्म की शूटिंग ये सारी चीज़ों के लिए फेमस। अब सऊदी अरेबिया जो है वो भारत के बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं, जो 3 खान हैं, तो उनको इनवाइट किया था। वहाँ पर एक बहुत बड़ी इवेंट हुई थी। एक फ़िल्म भी आ रही है सऊदी अरेबिया की है जिसमें सलमान खान का भी एक कैमियो है। फिर ये जो एक बड़ा शहर वो बना रहे हैं सऊदी अरेबिया, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो सऊदी अरेबिया कर रहा है और ये चीज़ों की वजह से यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में एक ओवरट इकोनॉमिकल राइवलरी देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, ये येमेन और सूडान की मैंने बात की ना, दोनों देशों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और दोनों देशों में जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, इन चीज़ों को लेकर यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल, यूएई ये कह रहा है कि येमेन की इतनी खराब हालत आपने की है, आपने यानी कि सऊदी अरेबिया ने की है, और सऊदी अरेबिया ये कह रहा है कि भाई सूडान जो है वो ठीक ठाक चल रहा था,
सूडान को डिस्ट्रॉय करने की जो चीज़ है, सूडान में ये कॉन्फ्लिक्ट और ये सारी चीज़ें जो है वो यूएई ने करवाई है। तो इस प्रकार के भी इश्यूज़ जो है वो उनके बीच में चल रहे हैं। यूएसए वाज़ वेरी हैप्पी जब यूएई ये प्रपोज़ कर रहा था कि गल्फ मिलिट्री को मिलकर ईरान पर अटैक करना चाहिए, तो यूएसए वाज़ सेइंग कि यस, यस स्टार्ट कर ही दो, हम आपका साथ देंगे, हम तो हैं ही इसमें, आप हमें जॉइन कर लो। अब प्रश्न ये भी है कि ईरान जो है, वो यूएई को इतना ज़्यादा हेट या फिर नफ़रत क्यों करता है? एक बड़ा रीज़न जो है दैट इज़ यूएई जो है वो यूएसए का बहुत ही अच्छा मित्र देश है। दिस इज़ नंबर 1 रीज़न। नंबर 2, 2020 में अब्राहम एकॉर्ड्स हुआ है। आई थिंक आपको इसके बारे में पता होगा। इज़राइल का भी अगर आप देखेंगे, राइट? तो इज़राइल जो है, वो ना तो गल्फ देशों से अच्छे रिलेशंस थे इज़राइल के, ना तो ईरान से थे। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया था। मैं कोशिश करता हूँ एक छोटा-सा ट्रायंगल स्क्रीन पर बनाने की। तो यहाँ पर इज़राइल, यहाँ पर 3 फ्रंट हो गए थे या फिर 3 पावर के कॉर्नर्स थे। एक तरफ इज़राइल, एक तरफ ये गल्फ के देश और एक तरफ ईरान। और ना तो ईरान और गल्फ को एक-दूसरे के साथ मीन्स रिलेशंस नहीं थे, ना तो इज़राइल और ईरान के थे और ना तो इज़राइल और गल्फ के थे। तो ऐसी सिचुएशन थी यहाँ पर। लेकिन ये इज़राइल और गल्फ के बीच में कॉमन चीज़ ये थी कि इनका जो मित्र देश है दैट इज़ यूएसए और यूएसए का दुश्मन है ईरान। तो इस प्रकार की सिचुएशन थी। आई एम बीइंग वेरी ब्रीफ हियर, मैं आपको एक बहुत ही बड़ा पिक्चर जो है मीन्स आई एम गिविंग यू द मेन पॉइंट्स हियर। तो 2020 में अब्राहम एकॉर्ड्स हुए और यूएई ने इज़राइल के साथ रिलेशंस, फॉर्मल रिलेशंस जो है वो डेवलप कर लिए। तो अब ईरान जो है ऑलरेडी यूएई और यूएसए के बीच में मित्रता है। अब ईरान का दूसरा दुश्मन दैट इज़ इज़राइल, उसके साथ यूएई जो है वो पार्टनरशिप कर रहा है और यूएई और इज़राइल जो हैं, उन्होंने ये पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एक-दूसरे के साथ मिलकर काम किया है। इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग आ गया, यस, यूएई एंड इज़राइल। फिर ईरानियन अटैक्स को इंटरसेप्ट करने में भी दोनों देशों ने मिलकर काम किया और ईरान के अंदर कुछ जगहों पर जो टारगेट्स हैं, तो इनका कोऑर्डिनेशन और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये भी इन दोनों देशों ने की। इनफैक्ट जो एमबीज़ी हैं, उन्होंने इज़राइली प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू के साथ एक फ़ोन कॉल पर भी डिस्कशन की और यूएसए के जो एम्बेसडर हैं टू इज़राइल, उन्होंने इस बात को ऑफ़िशियली माना है कि इज़राइल ने 4 आयरन डोम जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो यूएई में स्थापित की थी ताकि ये जो ईरान से आने वाली मिसाइल्स जो हैं, तो इनको इंटरसेप्ट किया जा सके। तो यूएई इज़ लाइक कि भई इज़राइल हमारी मदद कर रहा है, यूएसए हमारी मदद कर रहा है और आप तो हमारे आप हमारे पड़ोसी देश के साथ-साथ वी हैव लाइक ब्लड रिलेशंस, रोटी-बेटी का रिलेशन है हमारे बीच में और आप हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, तो इस ग्रुप का क्या फ़ायदा? एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि अब यूएई जो है, ये जीसीसी मेंबरशिप को रिव्यू कर रहा है कि भई जीसीसी में रहने का अब उनको उतना कोई ख़ास रीज़न या फिर फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। एंड दिस इंडिकेट्स के ये गल्फ क्षेत्र में जो एक भाईचारा था, राइट? एक जो क्लोज़नेस थी, अब ये नोज़ डाइव हो रही है। अभी 5th अप्रैल से यहाँ पर एक बहुत ही फ्रेजाइल सीज़फायर चल रहा है, बट यू नेवर नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट हियर। तो एक क्वेश्चन भी है आपके लिए। Question is, the recent geopolitical friction in West Asia highlights a fundamental transition from traditional pan-Arab collective security to fragmented strategic individualism among Gulf nations. Critically analyze. I'm sure it's going to be very, very easy for you to answer this question now after the discussion that we had today. So that's basically everything from my side. Thank you very much for your love and support. God bless you all. जय हिंद।